हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। देखो, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सवाल बताना चाहता हूँ। यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो आप 1080p में देखो या फिर 720p पिक्सल में देखो, तो आपको देखने में पूरा पेज क्लियर लगेगा, और क्लियर जैसे लगेगा तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। और हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अपने मन में क्वेश्चन करो। हम लोग लीगल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मन में क्वेश्चन करना होता है, आखिर ये इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 आया क्यों, आया तो कब आया। ये सब जब क्वेश्चन करोगे ना, आपको पढ़ने का मन करेगा, हाँ भाई ये कब आया। तो क्वेश्चन करना है, अपने मन में क्वेश्चन पूछना है। और मैं नीचे में टाइम स्टैम्प दे दूंगा आपको, जो पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना वो टॉपिक पे भी जा सकते हो आप। और मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। यदि आप रिवाइज कर रहे हो तो आप स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। और नोट्स का लिंक मैं पीडीएफ का जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसका पूरा पीडीएफ वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चला जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मेरा लॉयर प्रशांत, आप लिखोगे वहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, इनके नाम में ही क्लियर है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट कब आया होगा 1861 में। जो भी एक्ट होता है उसके लास्ट में उसका डेट होता है, आखिर वो डेट कब आया है वो एक्ट, ठीक है। 1861 में ये एक्ट आया। तो ये कहानी अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग 2022 में कहानी पढ़ रहे हैं 1861 1861 का। तो 1861 देखो यहाँ पे टाइमलाइन में, हर एक वीडियो में टाइमलाइन इसलिए लगाता हूँ कि आप समझ पाओ बात को, आखिर बात चल कब की रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखो 1861 में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आता है। और इससे पहले क्या होता है थोड़ा सा ये देखते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास किए थे, हम लोग बेंटिक का जुडिशियल रिफॉर्म पढ़े थे। जुडिशियल रिफॉर्म बाय विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर थे, उनका हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब हम लोग यहाँ 1835 तक की कहानी पढ़ चुके थे। 1835 तक बेंटिक यहाँ पे गवर्नर रहते हैं, और एक्चुअली वो गवर्नर जनरल भी बन चुके थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के वो रिटायर हुए थे 1835 में। देखो, यहाँ से यहाँ तक कुछ ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ था। फिर 1860 में आईपीसी का ड्राफ्ट हुआ था, आईपीसी आया था, खैर वो सब हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो ये कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। आपको ये पता होगा 1857 में इंडियन रिवेलियन हुआ था, बहुत मास लेवल पे हम लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। और उस टाइम पे हम लोग को रूल कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग को रूल कौन कर रही थी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था, ये जाके फाइनली 1858 में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे से कहानी को समझ पाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो जाता है 1858 में, और ये कंपनी का जो रूल एंड होता है, और यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो। देखो, ये एक्ट लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के। जब आप पीडीएफ भेजूंगा ना मैं, तो आप यहाँ पे देखना, मैंने लिंक भी लगा दिया, आप वहाँ से सीधे जाके भी देख सकते हो। ये जो एक्ट देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। और ये एक्ट ला करके क्या करा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको खत्म करके, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। अब पार्लियामेंट डायरेक्ट वहां से रूल करेगी। आई होप आपको क्लियर होगा, ये पता होगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, और 1858 के 3 साल बाद, 3 इयर्स बाद, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 आता है। उसके बाद हाई कोर्ट्स एक्ट 911 आता है। फिर आप थोड़ा सा ये देखोगे, यहाँ पे मैं सिर्फ इसको कवर करूंगा, इन सब को नहीं करूंगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपके पास यदि बुक्स हो तो हाँ भी आप पढ़ लेना। थोड़ा सा मैं हाई कोर्ट एक्ट्स ऑफ 911 के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में 2 मिनट बात करूंगा लास्ट में, जब ये खत्म हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे फिर आप ये पढ़ोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंदर में हाई कोर्ट्स क्या था, कैसा था, वो पढ़ोगे। फिर उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हाई कोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हाई कोर्ट का क्या सिस्टम था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद क्या सीन था, ये आप पढ़ोगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में
इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने से पहले आप एक चीज देखो, हम लोग जब की कहानी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये थोड़ा पता होना चाहिए आखिर उस टाइम इंडिया हमारा था कैसा है ना। देखो आप जहां जहां पे पिंक कलर देख रहे हो, ये जहां जहां पे जिस जिस एरिया पे ये सारा पिंक कलर, ये सारा ब्रिटिश टेरिटरी है। ये जितना सारा आप एरिया देख रहे हो ये सारा ब्रिटिश टेरिटरी, ये पूरा बंगाल वाला एरिया, ये जितना एरिया आप देख रहे हो ये सब जगह ब्रिटिश टेरिटरी। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखो 1857 है ना, ये कब का मैप है, ये 1857 का इंडिया का मैप है। तो आप देखो इस टाइम इंडिया कैसा लगता था, है ना। अब देखो ये एक्ट आने से पहले यहाँ का जुडिशियल क्या सिस्टम था। अभी जो आप ये इंडिया देख रहे हो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम क्या था 1861 से पहले। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे दो तरह का कोर्ट्स होता था, यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स चलता था इंडिया में। तो वो कौन कौन सा था, एक था ब्रिटिश क्राउन कोर्ट, नाम से क्लियर है ये क्राउन का कोर्ट होता होगा, और इस कोर्ट का क्या नाम था, सुप्रीम कोर्ट। क्राउन का कोर्ट का क्या नाम था भाई, सुप्रीम कोर्ट, जो कि कलकत्ता में था, एक बॉम्बे में था और एक मद्रास। अब मैं दिखाता हूँ आपको कलकत्ता, ये रहा यहाँ कलकत्ता, यहाँ रहा आपको मद्रास और यहाँ रहा आपको बॉम्बे। ये तीन जगह पे था क्राउन कोर्ट। इसके बाद अभी आपने देखा ना 1861, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 1861, आपको पता है 1815 तक यहाँ पे किसका रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कुछ कोर्ट्स था, उसको हम लोग बोलते थे सदर निजामत अदालत, जो कि आपको पता है कलकत्ता में था, मद्रास में भी था और आपने पढ़ा था इलाहाबाद में भी था। तो कंपनी का कोर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट्स का क्या नाम था, सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत। आपने यदि प्रीवियस वीडियो पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा निजामत का मतलब होता है क्रिमिनल, सदर क्रिमिनल, ये हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होता था इंडिया में कंपनी का क्रिमिनल वाला, और दीवानी सिविल वाला हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होता था। ये आपको पता है, इतना हम लोग जानते हैं कि ये एक्ट आने से पहले डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इंडिया में चलता था, जिसका नाम था, आई होप आपको पता चल गया होगा पढ़ने के बाद। देखो अभी मैंने आपको ये तो बता ही दिया, अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस देखेंगे, आखिर ये कंपनी के कोर्ट में और ब्रिटिश क्राउन के कोर्ट में क्या डिफरेंसेस था। थोड़ा सा ये हम लोग को पता होना चाहिए, उस टाइम जो क्राउन कोर्ट और कंपनी कोर्ट चल रहा था इन दोनों में डिफरेंसेस क्या था, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखो कंपनी का जो कोर्ट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत, इसमें जो जजेस होते थे, ठीक है, इसमें जो जजेस होते थे जनरली कौन होते थे, देखो इसमें जजेस बनने के लिए आपको कोई ऐसा लीगल प्रोफेशनल नहीं है, लीगल एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप सदर निजामत, सदर दीवानी अदालत, या मैं अब आगे से ना सदर अदालत बोलूंगा, ठीक है, आपको समझ लेना है, मैं कंपनी कोर्ट की बात कर रहा हूं। तो सदर अदालत में जजेस बनने के लिए कंपनी अदालत में कोई ऐसा लीगल डिग्री या फिर लीगल एक्सपीरियंस का कोई नीडेड नहीं था। लेकिन वहां पे आपको यदि सुप्रीम कोर्ट, ब्रिटिश क्राउन के कोर्ट में यदि आपको जज बनना है तो आपके पास, इसमें जज सिर्फ प्रोफेशनल लॉयर्स ही बन सकते थे, है ना, और जिनके पास एक्सपीरियंस हो 5 साल का, ठीक है, और उन्होंने यदि 5 साल का प्रैक्टिस करा है, एटलीस्ट 5 ईयर स्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि आप यदि इसमें भी देखो बैरिस्टर, ओनली बैरिस्टर, ठीक है, बैरिस्टर जज बन सकते थे जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एज ए कोर्ट, एज ए जज, ठीक है, एज ए जज। यदि वैसे बैरिस्टर जिनके पास एज ए जज 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो सुप्रीम कोर्ट, ब्रिटिश क्राउन का जो कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, इसमें वो जज बन सकते हैं। और आपने देखा था ना जो कंपनी का कोर्ट था इसमें हायरार्की चलता था। आपने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता था, उसके नीचे आपने पढ़ा था याद करो सदर अमीन का कोर्ट होता था, प्रिंसिपल सदर अमीन का कोर्ट होता था, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था, फिर कमिश्नर होता था, कमिश्नर खैर नहीं चलता हम लोग यहाँ, फिर उसके बाद सदर निजामत अदालत। यहाँ पे एक हायरार्की होता था, लेकिन क्राउन कोर्ट में ऐसा कोई हायरार्की नहीं होता, तो वहाँ पे एक कोर्ट होता था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी मैं दोनों कोर्ट्स में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, आपको तब समझ में आएगा। इस एक्ट में आने के बाद क्या होता है और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये बैकग्राउंड यदि आपको पता होगा फिर आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। देखो अभी तो आपने देख लिया कि कोई हायरार्की नहीं होता था क्राउन कोर्ट में, और कंपनी कोर्ट में हायरार्की होता था, सिविल के लिए, क्रिमिनल्स के लिए
अभी मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग होता था, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में दोनों जुरिस्डिक्शन था, ओरिजिनल भी और एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत जो कंपनी का था, इसमें ओनली आप एपिलेट जुरिस्डिक्शन, इनके पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन नहीं था, सिर्फ आप यहाँ पे केस एज ए अपील ले जा सकते हो, आप डायरेक्ट जाके केस फाइल नहीं कर सकते हो। और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट जो कि क्राउन का कोर्ट था, यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, मतलब आप एज ए अपील भी जा सकते हो और आप डायरेक्ट भी केस फाइल कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी केसेस को हेयर करता था, जब कोई केसेस को डिसाइड करता था, तो वो कौन सा लॉ अप्लाई करता था? इंग्लिश लॉ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिविल मैटर या फिर क्रिमिनल मैटर को डिसाइड करने के लिए ये इंग्लिश लॉ लगाते थे। और वहीं पे कंपनी कोर्ट्स जो था, कंपनी कोर्ट्स, यहाँ के जो इंडियंस होते थे, जो नेटिव्स होते थे, उनसे रिलेटेड जब ये मैटर्स देखते थे, जैसे कि देखो इनहेरिटेंस, सक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड यदि वो जब केस को सुनते थे, तो यहाँ का जो लॉ होता था वो लॉज ये लोग अप्लाई करते थे। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। जैसे देखो क्रिमिनल केस, अब ये तो आपको पता ही, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े भी होंगे, जो कंपनी कोर्ट से सदर निजामत अदालत नाम से क्लियर है, ये जब केस सुनती थी क्रिमिनल मैटर में, तो वहाँ पे मोहम्मदन लॉ ये लोग लगाते थे, ये आपको पता होगा। और सुप्रीम कोर्ट हर एक जगह क्या लगाएगा? इंग्लिश लॉ लगाएगा। क्राउन का कोर्ट है, तो वो कौन सा लॉ लगाएगा? इंग्लिश लॉ लगाएगा, है ना। आई होप ये आपको पता होगा। देखो प्रॉब्लम कहाँ था, दोनों सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, बढ़िया से चल रहा है। प्रॉब्लम ये था, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट मतलब किसका कोर्ट भाई? क्राउन का कोर्ट। और सदर अदालत किसका कोर्ट भाई? कंपनी का। अभी आप भी कुछ कंफ्यूज हो गए होगे, है ना, कुछ आई थिंक अभी आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। सोचो उस टाइम पे कितना सारा कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट होता होगा इन दोनों के बीच में, जुरिस्डिक्शन को लेके, कब कौन कहाँ केस फाइल करेगा, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते होंगे। अभी आप यहाँ पे जब डिफरेंस पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, उस टाइम सोचो लोग कितना कंफ्यूज होते होंगे 1860, 1857, 1855 के आसपास। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे और लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, कोर्ट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत के बीच में। तो ये देखा प्रॉब्लम। देखो कभी भी जब लॉ बनता है, आपने यहाँ पढ़ा ना, एक्ट है मतलब ये हो गया सर लॉ। जब भी लॉ बनता है, कभी भी जब लॉ बनता है, तो जब समाज में मान लो कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लॉ बनाया जाता है। जैसे मान लो रोड पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, इसको कंट्रोल, ये प्रॉब्लम है, रोड पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? मोटर व्हीकल एक्ट बना दो, मोटर व्हीकल एक्ट बना दो। इसमें हम लोग डाल देंगे कि ट्रैफिक कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, आपको हेलमेट पहन के जाना है, इतने का फाइन। तो जब हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट लगाए, तो उससे क्या होगा? अब जो हमारा प्रॉब्लम था रोड पे एक्सीडेंट, आई थिंक ये कम हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत के बीच में, तो ये एक प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक कानून लाया गया, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। उस कानून का नाम था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो ये कानून लाके क्या करा गया, सुप्रीम कोर्ट, सदर अदालत, सबको एक करके क्या बना दिया जाता है? हाई कोर्ट्स। आप आगे देखोगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम था कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट का, इसको सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, ये कानून लाके इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, ठीक है। देखो नाम से क्लियर है, उस टाइम ब्रिटिश रूल है, तो आपको पता है कि ये कानून ओब्वियसली कहाँ से आया होगा, बताओ आप लोग। ये ऑब्वियसली है सर, ये पार्लियामेंट, जो यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जो एक्ट है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, ये पास हुआ होगा। और ये एक्ट आने के बाद ये एक्ट क्या करता है? ऑथोराइज करता है किसको सर? ये एक्ट ऑथोराइज करता है क्राउन को। क्राउन मतलब राजा या रानी, जो भी उस टाइम पे होंगे, क्वीन या किंग जो भी होंगे, उसको ये ऑथोराइज करता है टू क्रिएट क्या? हाई कोर्ट्स। ये ऑथराइज करता है, ये जो आप एक्ट देख रहे हो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, ये ऑथराइज करता है क्राउन को कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो? हाई कोर्ट्स। सिंपल समझो, जो राजा होंगे ना, क्राउन, उसको ये इंडियन हाई कोर्ट्स ऑथराइज करता है कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो? हाई कोर्ट। क्या क्रिएट कर सकते हो? हाई कोर्ट। कहाँ पे? इंडिया में, नाम से क्लियर इंडियन। कहाँ पे? इंडिया पे।
आई होप ये क्लियर होगा। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 क्या करता है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट लाया था, और ये एक्ट क्या करता है, क्राउन को ऑथोराइज करता है कि आप हाई कोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो इंडिया में, इंडियन कॉलोनी में। आई होप यहां तक दिक्कत है। देखो कानून आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यहां तक कानून आ गया। अब जो उस टाइम पे क्राउन होगी, उस टाइम पे क्राउन थी क्वीन विक्टोरिया। क्राउन कौन थी उस टाइम पे, क्वीन विक्टोरिया को तो अब ऑथोराइज मिल गया कि भैया आप हाई कोर्ट बना सकते हो। तो ये क्या करती हैं, हाई कोर्ट्स क्रिएट करती है। कहां पे, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। देखो ये जो हाई कोर्ट्स क्रिएट करती है किसके थ्रू, कोई ना कोई ऑर्डर देके वहां से क्वीन विक्टोरिया आएगी इंग्लैंड से यहाँ पे हाई कोर्ट बनाने के लिए, अपने हाथ से नहीं बनाने आएगा ऑब्वियसली। तो ये क्या करेगी, ऑर्डर देगी। ये क्वीन विक्टोरिया क्या करेगी, ऑर्डर देगी, सिंपल सी बात है। ऑर्डर देगी तो कहीं तो पब्लिश होगा इनका ऑर्डर। जैसे मान लो ये कोई एक पेज है, ये ऑर्डर देगी, यहां पे लिखाएगा ना भाई, ये खुद तो आके नहीं बनाएगी। तो क्वीन विक्टोरिया क्या करती है, वो क्या करती है, एक लेटर लिखती है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट देती है। उस डॉक्यूमेंट में ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर रिटन फॉर्म में होता है, पब्लिश होता है। वो ऑर्डर से कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में हाई कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट होता है। उसी लेटर को हम लोग बोलते हैं लेटर पेटेंट। तो लेटर पेटेंट बेसिकली सर एक डॉक्यूमेंट हो गया, जो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होगा। उस डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या होता है, हाई कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट होगा। उस डॉक्यूमेंट के थ्रू हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होगा। तो बेसिकली लेटर पेटेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी मोनार्क के द्वारा इशू करा जाता है, या फिर बोल सकते हो कंट्री के हेड के द्वारा इशू करा जाता है। उसमें बेसिकली ऑर्डर होता है, ठीक है। उस ऑर्डर से आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, कोई चीज़ स्टैब्लिशमेंट कर सकते हो। वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है। आई होप लेटर पेटेंट आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये इंडियन हाई कोर्ट जो है, ये क्या करता है, दोनों को मिक्स कर देता है। सुप्रीम कोर्ट जो कि क्राउन का कोर्ट था, और कंपनी का कोर्ट जो कि सदर अदालत था, उन दोनों को मिला देता है, ठीक है। और देखो हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे स्टैब्लिश हो जाता है किसके द्वारा, इंडियन हाई कोर्ट्स ऑफ 1861, ये आप जानते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये जो एक्ट है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था, देखो इसका ऑब्जेक्टिव वाज टू इफेक्ट ए फ्यूजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत इन द थ्री प्रेसिडेंसी, एंड दिस वाज अचीव बाय इशूइंग लेटर पेटेंट। देखो इस एक्ट का भी जस्ट मैंने आपको बताया, इस एक्ट का एम क्या था, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था, तीन प्रेसिडेंसी टाउन, यहां पे कौन कौन सा प्रेसिडेंसी टाउन था, थ्री प्रेसिडेंसी टाउन, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ठीक है। इन तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में जो सुप्रीम कोर्ट होंगे और सदर अदालत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत, सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत, तीनों जगह पे क्या करना है, तीनों प्रेसिडेंसी टाउन पे लेटर पेटेंट इशू करके, लेटर पेटेंट इशू करके तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में अब क्या करा जाएगा, सदर अदालत और सुप्रीम कोर्ट को फ्यूजन कर दिया जाएगा, सिंपल है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अब ये हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हम लोग। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, एक चीफ जस्टिस होंगे, उनके अलावा अदर जजेस कितना होंगे, 15, और नंबर फिक्स कर दिया गया है कि नंबर 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक चीफ जस्टिस होंगे और पुइसाइन जज कितना होंगे इसमें, नॉट एक्सीडिंग 15, मतलब 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वालिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस पर्सन को अपॉइंट करा जाएगा एज ए जज इन हाई कोर्ट, हम लोग देखते हैं। उसको करा, सबसे पहले तो आपको बैरिस्टर होना पड़ेगा, पहला पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको बैरिस्टर होना पड़ेगा, और कितने साल का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा कौन हो सकता है, सिविल सर्विसेज में यदि कोई पर्सन 10 साल तक, मतलब कोई पर्सन यदि सिविल सर्विस में 10 साल तक सर्विस दिया है,
तो वो भी बन सकता है हाई कोर्ट का जज। लेकिन अब देखो 10 साल तक आप सर्विस दिए हो, कैसे? एज ए, यदि आप जज भी 3 साल सर्व किए हो तो चलो ठीक है, आपने 10 साल तक एज ए सिविल सर्विसेज जज की आपने सर्विस दिया, और आपने यदि 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहे हो, जिला जज रहे हो 3 साल तक, तो आप बन सकते हो हाई कोर्ट के जज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि कोई पर्सन, अच्छा आप याद करो, मैंने आपको बताया था हेरारकी कोर्ट का, उसमें आपको बताया था मैंने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते थे, एक होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता था, उससे नीचे कोर्ट होता था प्रिंसिपल अमीन का, प्रिंसिपल सदर अमीन का, सदर अमीन का, और उससे नीचे होता था मुंसिफ। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ए पर्सन हैविंग हेल्ड जुडिशियल ऑफिसर नॉट इनफेरियर, मतलब एक होता था प्रिंसिपल अमीन, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमीन से नीचे का यदि कोई ऑफिसर है तो वो नहीं बन सकता है हाई कोर्ट का जजेस। हाई कोर्ट का जजेस बनने के लिए एटलीस्ट आपको प्रिंसिपल अमीन होना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमीन से यदि इन्फीरियर है आपका पोस्ट तो आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। और स्मॉल कॉजेस कोर्ट से भी यदि कोई इन्फीरियर है तो नहीं बन सकता है। और यदि आप 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में या फिर सदर कोर्ट में प्लीडर हो तो आप बन सकते हो हाई कोर्ट के जजेस। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो हाई कोर्ट में जो जजेस होंगे ना, हाई कोर्ट में जो जजेस होंगे उसका 1/3, कितना थर्ड भाई? 1/3 जो हाई कोर्ट में जजेस होंगे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, उनको भी क्या होना पड़ेगा? हैड टू बी बैरिस्टर। क्या होना पड़ेगा? हैड टू बी बैरिस्टर। और अदर जो होंगे, मतलब थर्ड, आप ऐसा मान लो अदर 1/3 में जजेस जो होंगे हाई कोर्ट के, उनको भी क्या होना पड़ेगा? किसी किसी सिविल सर्विसेज के मेंबर वो रहे हो, ठीक है। और जजेस, अब सवाल है कि सर कब तक ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? तो जब तक ये मैजेस्टी, मतलब जब तक क्राउन का मन होगा तब तक। ये कोई ऐसा ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ये टोटली डिपेंड करेगा क्राउन के मूड पे। मन होगा तो रहो भाई तुम। चलो अब हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट में केस को डिसाइड करने के लिए कौन सा लॉ अप्लाइड होता था, ठीक है। लॉ टू बी, अरे अरे अरे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट में केस को डिसाइड करने के लिए लॉ अप्लाइड कौन सा होता था। तो देखो आपने पढ़ा था, आप याद करो, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लॉ लगता था? सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लॉ लगता था। कौन सा लॉ लगता था? इंग्लिश लॉ। और देखो इसमें हाई कोर्ट में एक और प्रिंसिपल यूज होता था, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ठीक है। इस पे पहला आपने पढ़ा कि यहाँ पे इंग्लिश लॉ लगेगा हाई कोर्ट में। दूसरा कौन सा लॉ अप्लाइड होगा? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। और क्रिमिनल केसेस है तो आप देखो ये एक्ट कब आया है? 1861 में, है ना। और आपको याद होगा 1860 में क्या बन जाता है सर? इंडियन पीनल कोड। तो अब क्रिमिनल मामला कैसे चलेगा? और आपको याद होगा कुछ क्रिमिनल कोड्स भी बन चुका था इस टाइम तक। तो और भी बहुत सारा छोटा छोटा क्रिमिनल कोड्स था इस टाइम पे, बहुत सारा चल रहा था। तो 1860 में आईपीसी बन गया। तो अब जो क्रिमिनल लॉ चलेगा यहाँ पे, क्रिमिनल केसेस यदि आ गया है तो उसमें कौन सा लॉ अप्लाइड होगा? सिंपल सी बात है सर, आईपीसी अप्लाइड होगा 1860 वाला, क्योंकि अब ये तो बन चुका है ना। और देखो ये तो आप देख लिया सब्सटैंटिव लॉ में। प्रोसीजरल लॉ में प्रोसीजर के लिए कौन सा लॉ यूज होगा? तो भैया वो उस टाइम तक क्रिमिनल कोड जैसे सीआरपीसी, सिविल कोड, ये जो जो इसमें अवेलेबल होगा वो उस पर अप्लाई करते थे हाई कोर्ट्स, वो लॉज को अप्लाई करते थे हाई कोर्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। अब हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। आप ज्यूरिसडिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? क्षेत्र अधिकार। इससे अच्छे से समझ में आता है। खैर आई होप आप लॉ स्टूडेंट हो, आपको पता होगा ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग। अभी मैं वो सब बताने लगूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो था ना इस टाइम के हिसाब से, अभी आप ये समझो हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होना है? लेटर पेटेंट से। और लेटर पेटेंट में जो चीज लिख दिया गया है
देखो, और अब हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन तय होगा वो भी लेटर पेटेंट्स। लेटर पेटेंट बेसिकली एक पेपर था, डॉक्यूमेंट, जिसपे किंग ऑर्डर देते थे, या जो क्वीन होती थी, जो क्राउन होती थी, वो ऑर्डर देके हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट करती थी, ये तो आपको पता है। तो जुरिस्डिक्शन भी किस पे डिपेंड करेगा? लेटर पेटेंट पे। जिस तरह का जुरिस्डिक्शन इसमें लिख देगी लेटर पेटेंट पे, वही जुरिस्डिक्शन हो जाएगा हाई कोर्ट का। मान लो सपोज कि कलकत्ता हाई कोर्ट का ये, देखो आप पढ़े थे ना, हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा होगा? लेटर पेटेंट। मान लो ये लेटर पेटेंट इशू करके एस्टैब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट का, तो इस लेटर पेटेंट में जो जुरिस्डिक्शन लिख दिया वही जुरिस्डिक्शन होगा कलकत्ता हाई कोर्ट का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जुरिस्डिक्शन जो था हाई कोर्ट का, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा लेटर पेटेंट जो कि इशू होगा किंग और क्राउन के द्वारा, ठीक है। और वो इशू करती थी और उसी में पावर दे देती थी सिविल का, क्रिमिनल, टेस्टामेंट्री, एडमिरल्टी, मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन, ये सारा जुरिस्डिक्शन वो पावर दे देती थी। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। और ये लेटर पेटेंट में ये सारी चीज़ें लिख दी जाती थी, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसमें बेसिकली हाई कोर्ट को दो तरह का और भी जुरिस्डिक्शन मिलता था। एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपीलेट जुरिस्डिक्शन, जो कि अपील का जुरिस्डिक्शन, लोअर कोर्ट से अपील होके यहाँ आ सकता है, या फिर हाई कोर्ट को ये पावर दिया जाता था, आप डायरेक्ट किसी भी केस को सुन सकते हो, ठीक है। तो इस तरह सबका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और देखो अभी यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मैंने बहुत सारा लिख दिया है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि वो आपके एग्जाम में कोई नीड नहीं है। आपके एग्जाम में इतना जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है ये बहुत नीड है। इसके बाद यहाँ दो मिनट बाद मैं और लिखाऊंगा कुछ, जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा इसके बारे में। टेस्टामेंट्री, एडमिरल्टी, ये जुरिस्डिक्शन आपको थोड़ा सा सिविल के बारे में लिख देना, थोड़ा सा क्रिमिनल के बारे में एग्जाम में, थोड़ा सा टेस्टामेंट्री और थोड़ा सा एडमिरल्टी, ये चार के बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में बस इतना आप लिख देना है आपको कि हाई कोर्ट्स वेयर गिवन फ्लोइंग ऑफ द ओरिजिनल एपिलेट, ये सब इतना सारा आपको नीचे ये सब जो लिखा है ये नहीं लिखा, बस आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं भी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में देखोगे हाई कोर्ट्स के पास जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था वो फॉलोइंग मैटर्स में, जैसे सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो अब इसमें देखोगे सिविल जुरिस्डिक्शन जो था, सिविल जुरिस्डिक्शन में आप पढ़ोगे, किधर गया भैया, देखो इसमें ऑर्डनरी सिविल जुरिस्डिक्शन में आप थोड़ा 100 पीसीएस का सीन है, आप अभी मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें आप देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह से फिर लिखा मिलेगा आपको क्रिमिनल मैटर में, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन देखोगे इनके पास पावर है, इम्पावर करा जाता था, कोई भी यदि क्राइम किया है तो वो जा सकता है। ये सब 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 आप पढ़ लेना है, मैं बहुत अच्छे से लिख दिया, बहुत इजी लैंग्वेज में आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ेंगे रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन। देखो हाई कोर्ट के पास ना रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन था, हाई कोर्ट को रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन दे दिया गया था कि ये रेवेन्यू वाला जो भी केस होगा उसको ये डायरेक्ट सुन सकते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। आई होप के एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन मतलब आप समझ लो मैरीटाइम, मैरीटाइम कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो भी हाई कोर्ट सुन सकता है। मैरीटाइम मतलब जो समंदर में जब ये लोग सेल करते थे, जब जहाज से जाते थे, उस बीच में यदि किसी भी तरह का मैरीटाइम डिस्प्यूट हो गया या फिर मान लो बाउंड्री उंड्री को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो भी डिस्प्यूट सुनने का पावर किसको था? हाई कोर्ट के पास था, ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन दे दिया गया मैरीटाइम डिस्प्यूट को भी देखने का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। तो एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन भी दे दिया गया हाई कोर्ट्स को। उसके बाद टेस्टामेंट्री, वसीयत तसीयत वाला सब भी दे दिया गया। उसके बाद आप देखो ये इंपॉर्टेंट है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को दे दिया गया। अब हाई कोर्ट सिविल जुरिस्डिक्शन भी मिल गया एपिलेट में और क्रिमिनल भी। तो हाई कोर्ट कुड हेयर अपील इन ऑल केसेस ऑथराइज्ड बाय एनी लॉ रेगुलेशन। उसके बाद देखो क्रिमिनल में सुप्रीम रहता है यार, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को आप कभी देखा कि क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी है, तो वो कोई भी सबऑर्डिनेट से किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से यदि केस जाएगा हाई कोर्ट के पास, तो वो उसको एंटरटेन करके उसको वो देखो इसमें दो केस है, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपील ले जा सकता है हाई कोर्ट, पहला। दूसरा, किसी भी लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है, जो लोअर कोर्ट का भी जो भी डिसीजंस दिया गया उसको रिवीजन करने का भी पावर दे दिया गया
हाई कोर्ट्स को। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से अपील्स कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट से अपील कहाँ जाएगा, प्रीवी काउंसिल जाएगा, इंग्लैंड प्रीवी काउंसिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो तीन बातें पे ध्यान देना आप। देखो हाई कोर्ट से सबसे पहली बात, जो भी जजमेंट हाई कोर्ट से दिया जाएगा उस केस का आप अपील ले जा सकते हो प्रीवी काउंसिल, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो सिविल केसेस में, सिविल केसेस में जो आप अपील लेके जाओगे प्रीवी काउंसिल, जब आपका आपका यदि सिविल केसेस है उसका अमाउंट, आपका सिविल केसेस का यदि वैल्यू कितना है, 10,000 रुपये है, 10,000 है या फिर उससे ज़्यादा है, तो आप ले जा सकते हो प्रीवी काउंसिल में। लेकिन देखो आप कब ले जा सकते हो, ये नहीं कि 10,000 से ज़्यादा का केस है तो आप लेके चले गए, ऐसे नहीं लेके चले जाओगे, इतना ईजी नहीं था। तो यदि आपका केस 10,000 से ज़्यादा वैल्यू का है सिविल केस, तो आप ले जा सकते हो। लेकिन कब, जब कोर्ट उसको सर्टिफाइड करेगी, जब कोर्ट सर्टिफाई कर देगी कि हाँ भाई ये केस फिट है अपील के लिए, हाँ ये केस जा सकती है, तब आप लेके जा सकते हो अपील में प्रीवी काउंसिल। ये तो हो गया सिविल का। तो सेम इसी तरह से जब क्रिमिनल मैटर में कोई क्रिमिनल केस है, उसको यदि अपील में जाना है प्रीवी काउंसिल, आप जा सकते हो। लेकिन कब, जब कोर्ट सर्टिफाई कर देगी कि हाँ ये जो केस है ये फिट है अपील के लिए, तब आप उसको अपील में ले जा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द एक्ट। ये जो आपने एक्ट पढ़ा है, इस एक्ट का हम लोग फीचर पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। इस एक्ट में क्या विशेषता था, क्या फीचर है, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो ये जो एक्ट है ना, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के वजह से आपने पढ़ा था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो पाया, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगी, नहीं होगा आपको। अब देखो यहाँ पे ये जो आपने देखा मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, यहाँ पे जो हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है, यहाँ पे जो हाई कोर्ट बनता है वो किसके द्वारा बनता है, चार्टर ऑफ हाई कोर्ट। इसको हम लोग बोलते हैं चार्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। बेसिकली ये चार्टर के द्वारा बना था ना, ये हाई कोर्ट किसके द्वारा बना, चार्टर के द्वारा। इसीलिए हम लोग कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ये सब हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं, चार्टर हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चार्टर हाई कोर्ट। देखो चार्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता वॉज इशू, ये इशू कब हुआ था, 14 मई 1862। उसके बाद देखोगे मद्रास एंड बॉम्बे वॉज इशू ऑन इतना इतना इतना। So, Calcutta High Court has the distinction of being first High Court and one of the 3 chartered High Court set up in India. देखो अभी आप देखा कि चार्टर हाई कोर्ट में 3 हाई कोर्ट थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। लेकिन आप यहाँ पे देखो कलकत्ता चार्टर ऑफ हाई कोर्ट में ये सबसे पहले 14 मई को जो चार्टर इशू हुआ उसके द्वारा फॉर्मेशन होता है कलकत्ता हाई कोर्ट का। और देखो मई के बाद आता है ना जून, मई के बाद आता है जून। इसीलिए ये तीनों चार्टर, ये तीनों आप जो चार्टर हाई कोर्ट देख रहे हो, इन तीनों चार्टर हाई कोर्ट में सबसे पहला हाई कोर्ट माना जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट। और आपने देखा भी, देखो जून में कलकत्ता हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इन तीनों चार्टर। और यदि कोई आपसे पूछ रहे चार्टर हाई कोर्ट तो आप बता देना ये। चलो आई होप यहाँ तक कोई क्लियर, आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ एट कलकत्ता, जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, हाई कोर्ट ऑफ जुरिडिक्चर एट फोर्ट विलियम, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1862 को। और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे, सर बर्नेस पीकॉक, ठीक है, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस है। यहाँ पे कुछ मैंने फीचर्स लगा दिया है। और उसमें से इंडियन 1863 में एक जस्टिस शंभूनाथ पंडित थे, जो कि फर्स्ट इंडियन जिनको कि एज ए जज बने थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस नहीं है, सिर्फ जज। उसके बाद आप देखोगे 14 अगस्त 1862 को इनॉग्रेशन होता है बॉम्बे हाई कोर्ट का। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 also gave power to set up other high courts। देखो ये ध्यान रखना है, ये जो इंडियन हाई कोर्ट्स है, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861,
ये पावर देता है आप अदर हाई कोर्ट्स भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, इसी के तरह का उसको भी सिमिलर पावर दे के आप आगे देखोगे। अंडर दिस पावर, इसी पावर के अंडर में हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश इन 1866 एट हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्चर फॉर द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एट आगरा। आगरा जो कि बाद में जाके बन जाएगा हाई कोर्ट्स, मतलब नाम चेंज हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपको इलाहाबाद। आप देखना भी थोड़ा देर बाद। ठीक है, तो इसी आपने देखा ना कि इंडियन हाई कोर्ट्स पावर देता है, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पावर देता है कि आप इसी तरह का और हाई कोर्ट सेटअप कर सकते हो और उसको सिमिलर पावर भी दे सकते हो। तो इसी में एक 1866 में 17 मार्च को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, मान लो ये इंडिया है, इधर वाला पार्ट के लिए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए आप एक हाई कोर्ट बना सकते हो। ठीक है, वो किसके कहाँ से पावर मिला था? ये इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 से। और आगरा में मान लो ये कोई प्लेस होगा, यहाँ पे ये कोई प्लेस होगा, तो आगरा में आप, आगरा में मतलब बेसिकली एक एक कोर्ट बना था जो कि पहले क्या था, सदर दीवानी अदालत, उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसको बना दिया गया इंडियन हाई कोर्ट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाई कोर्ट जो ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए बना था, आगरा में हाई कोर्ट, आगरा में, जो कि बाद में फर्दर शिफ्ट हो जाता है, देखो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इलाहाबाद में। कब? 1869। और इसका नाम भी चेंज हो जाता है हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्चर एट इलाहाबाद। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे। आपने देखा ना नाम चेंज कब हो जाता है? 1919 में उसका नाम चेंज हो जाता है और हो जाता है। और ये 1999 में जो चेंज होता है आगरा हाई कोर्ट का नाम, आगरा हाई कोर्ट में, आगरा हाई कोर्ट में भी बोलूँगा, आगरा हाई कोर्ट का नाम जो चेंज हो जाता है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, वो इसी एक्ट के से, ये जो एक्ट देख रहे हो ऑफ 1911 में, 1911। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट्स एक्ट 1911। देखो ये एक्ट पास करा करके क्या करा गया था, ये एक्ट पास करा करके ये करा गया था कि जजेस में जो जजेस का जो नंबर है ना हाई कोर्ट में, उसको रेज करा गया था, उसको बढ़ाया गया था, 16 से 20 कर दिया गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये एक्ट ला करके क्या करा गया था, हिज मैजेस्टी, मतलब क्राउन की बात हो रही है, क्राउन को इम्पावर करा गया था कि आप एस्टैब्लिश कर सकते हो अनदर एडिशनल हाई कोर्ट। ठीक है, अभी तो आपने देखा कि हाई कोर्ट तो थे ही, कितने हाई कोर्ट थे अभी तक? 4। कौन कौन सा? मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता हाई कोर्ट आपने देखा था, और एक हाई कोर्ट बना था आगरा हाई कोर्ट। अभी मैं ये 3 लेके चल रहा हूं, जो कि इस एक्ट के आने के बाद इसका नाम चेंज हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इसका नाम चेंज हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलो, ये तो 4 ऑलरेडी थे। इसके अलावा ये एक्ट लाया गया हाई कोर्ट्स एक्ट 1911, और ये एक्ट इम्पावर करता है क्राउन को कि आप और भी हाई कोर्ट, और भी हाई कोर्ट आप क्या कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो, और भी हाई कोर्ट आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। और ये क्राउन को पावर दिया कि आप ये अपना पावर, तो थोड़ा सा अपना पावर ट्रांसफर कर सकते हो गवर्नर जनरल को, जो कि वो अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल जजेस को, लेकिन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होता है, हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट। ठीक है, 1916 में एक और हाई कोर्ट, अरे ये फिर से लिखा गया, इसको लाहौर कर दो यार। ठीक है, 1999 में लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग किसी और दिन
किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और पेपर के साथ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं थोड़ा सा कुछ दिन और लीगल हिस्ट्री ही वीडियोस बनाऊंगा। मैं भी लीगल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करने के मूड में हूँ, देखो क्या होता है। थोड़ा थोड़ा मैं अपने कोर्ट से इधर से उधर से टाइम निकाल के बना रहा हूँ। यदि आप यहाँ तक भी वीडियोस देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए, चैनल पे पढ़ने के लिए। और भी इसी तरह के वीडियोस को आप पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आपको किसी भी तरह का क्वेरीज है, कोई चीज़ जानना है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। लॉयर प्रशांत इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है, फेसबुक है ये। आप ये मेल कर सकते हो मुझे, और ये मेरा व्हाट्सएप है, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।